हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर भी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 5 जो है वो भारत की आज़ादी की तरफ प्रयाण, यानी प्रयाण मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी आज़ादी के लिए जो प्रयाण किया, ठीक है, लोगों ने लक्ष्य बांधा, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। तो बच्चों, इस चैप्टर के को पढ़ने से आपको ये मालूम हुआ कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कौन कौन सी संस्था ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया, वो सब कुछ यहाँ पे हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। 1920 से 1947 के अवधि को यहाँ पे गांधी युग अथवा तो कह सकते हैं यहाँ पे या गांधी युग के आंदोलन का युग माना जाता है। यानी कि अब 1920 से लेकर 1947 के, जो 27 साल का ये जो युग था, उसे गांधी युग के आंदोलन के रूप में माना जाता है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह दूसरा दौर संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई को था। साथ ही साथ स्वतंत्रता की लड़ाई का भी था। इस आंदोलन के जिन प्रभावों में से गुजरे तथा उसके जो एक संकुल प्रभाव हुआ, उसका यह अवलोकन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे साइमन कमीशन की स्थापना की गई 1927 के अंदर। यहाँ पे देखते हैं मॉन्टफोर्ड, यानी इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 में सुधार में एक व्यवस्था यह थी कि सुधार को किस प्रकार से लागू किया है और सुधार की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना, परंतु 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और वे सभी अंग्रेज थे। भारतीय का दुख दर्द भारतीय ही समझ सकते हैं, इस विचार से कमीशन में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश भारतीय यानी भारत के लोगों ने की थी, परंतु अंग्रेजों ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। अंततः भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। साइमन कमीशन के भारत के आगमन के समय लोगों ने सभा, जुलूस, साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे एवं काले झंडे फहराकर विरोध किया, जिसके विरुद्ध सरकार ने दमन नीति का उपयोग किया। सरकार ने दमन नीति का भोग लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू भी बने, यानी दमन नीति के यहाँ पे मतलब शिकार बने। साथ ही लाहौर में जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। थोड़े दिन बाद उनका अवसान भी हो गया 1919 में। तो बच्चों, यहाँ पे सवाल पूछा जाता था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब और कैसे हुई। तो ये आप लिख सकते हो 2 मार्क्स के सवाल में, इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु के समाचार के बाद भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी उत्तेजित हुए और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्ड की हत्या कर दी गई। उसके बाद नेहरू कमेटी आयोजित की गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार होने से भारतीय मंत्री जो यहाँ पे बर्कन हेड ने साइमन कमीशन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि भारत के नेता सभी दलों के अनुकूल संविधान बनाकर दे तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। इस आह्वान को चुनौती समझकर भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता ने नेहरू कमेटी की रचना की गई, जो वितरण दिया गया कि वह नेहरू रिपोर्ट के रूप में माना जाता है, जिसमें स्थानीय स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट यानी आगे स्वतंत्र न्यायतंत्र, मूलभूत अधिकार एवं साथ ही वयस्क मताधिकार आदि विषयों का समावेश किया गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। आगे पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में उठी। तो बच्चों, यहाँ पे जो फिगर दिखा, यह फिगर हमारा जो है वो मोतीलाल नेहरू का फिगर आप देख रहे हैं। आगे पूर्ण स्वराज की मांग। उस समय भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय थे। वे पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। स्थानीय स्वराज से युवा वर्ग को संतोष नहीं था। परिणाम स्वरूप लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ। इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए 1950 में हमारा भारतीय संविधान इस तारीख को लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसीलिए
इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए 1950 के दिन हम मतलब हर 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। दांडी कूच 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी गांव के समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया। साथ ही 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक अहिंसा रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गांधी जी ने। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम, अब गांधी आश्रम से 12 मार्च 1930 को वैष्णव जन तो तेनी रे कहिए जो पीड़ पर आए जाने रे मतलब गाया गया। ये एक प्रार्थना है गुजराती की। उसके बाद बड़े नरसैया तेनु दर्शन करता कुल इकोतर तरिया रे सूरा संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोए सूर नहीं, यह पूरा होने का महाप्रयाण शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी कूच की शुरुआत की है। अहमदाबाद से दांडी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। दांडी यात्रा में असलाली, बरेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, राज, जम्बूशहर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे छोटे नगरों में सभाएं करके लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून भंग करने की अनिवार्यता की जानकारी दी गई। साथ ही गांधी जी ने भाट नामक स्थल पर 29 मार्च 1930 को कहा कि कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, परंतु जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक आश्रम से वापस नहीं लौटूंगा। यह कूच जिन गांवों में से गुजरती वह लोग रास्ते की सफाई करते एवं पानी छिड़क कर तोरण बांध कर सजाते, मतलब सब उनके चलने के लिए ऐसा रास्ता बनाते अच्छे से। और इस यात्रा में लोगों ने अपूर्व जागृति, गजब की श्रद्धा, चेतना, एकता को जगाने अद्भुत कार्य किए। पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई और साथ ही गांधी जी अपने साथियों के साथ 24 दिन की पदयात्रा के बाद दांडी पहुंचे 15 अप्रैल 1930 को। तो बच्चों यहाँ पर आप ये मैप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे कि अहमदाबाद से दांडी की यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने आश्रम से, और यहाँ पे नवसारी के आगे जो है दांडी, वहाँ पर जाके खत्म हुई, यानी कुल 15 दिनों का समय लगा था गांधी जी को। उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। 6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र के किनारे गांधी जी ने जमे हुए नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा और गांधी जी ने कहा मैं नमक कानून को तोड़ दिया, मतलब मैंने नमक कानून को तोड़ दिया। और उस समय वहां स्थापित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लहा रहा हूँ। श्री महादेव भाई देसाई दांडी कूच की तुलना महाभिनिश क्रमर के साथ करते हैं। दुनिया भर के पत्रकारों, फोटोग्राफरों ने इस समय उस स्थान पर आकर आंखों देखे विवरण समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्व विख्यात दांडी कूच की भौतिक समाप्ति थी, परंतु ब्रिटिश सल्तनत की इमारत की नींव में नमक लगाना शुरू हो गया। इस तरह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए, यानी जो वहाँ ब्रिटिश सरकार थी उस समय लोगों पर उन्होंने कोड़े बरसाए, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोलीबारी, स्त्री और बालकों पर जुल्म करना भी लड़ाई कमजोर नहीं पड़े। मतलब ये सब अत्याचार अंग्रेजों ने किया, उसके बाद भी हमारे भारत के लोग जो थे वो कमजोर नहीं हुए। दांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण आदि के रचनात्मक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। साथ ही दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से आई जागृति के कारण असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पैकेजिंग महसूल था सहित करवेरा न भरने का आंदोलन, अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम, संवेदी सत्याग्रह सभाएं और जुलूस कार्यक्रम हुए। इस जागृति एवं आंदोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार के द्वारा लाठीचार्ज, कारावास सहित दमनकारी जैसे कदम उठाए गए अंग्रेज सरकार के द्वारा। इसके प्रतिक्रिया यानी इसके जवाब देते हुए भारत के देश के लोगों ने रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़, हमले जैसे कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। इस घटना से सरहद के गांधी जी अब्दुल जफ्फार खां के नेतृत्व में आंदोलन, मुंबई के पास वडाला के पीठे पर नागरिकों का हमला, दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पैकेटिंग, सूरत के धारासणा तथा विरामगाम के क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रह के अतिरिक्त सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले पढ़ाई
छोड़ देने के कार्यक्रम मुख्य थे। मतलब सारे लोग जो थे वो मतलब देश को आज़ाद कराने में जुड़ गए थे। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद एवं सत्याग्रह का स्थगन। ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे परिषद बुलाई गई नवंबर 1930 को। पहली परिषद लंदन में आयोजित की गई जो नवंबर 1930 को हुई थी, परंतु वो कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण निष्फल रही। इससे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें मार्च 1930 में जिसमें सत्याग्रह की नीति और साथ ही नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पैकेटिंग की सहमति मुख्य मुद्दा वहां पर रहा। उसका टारगेट यह है। इसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधी जी उपस्थित रहे, परंतु ब्रिटिश पक्ष पर संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग अलग कौमों के लिए अलग अलग मतदान मंडल का विभाजनकारी मुद्दा उठाए जाने पर गांधी जी निराश हुए और अंत में यह परिषद निष्फल हो गई। अगला टॉपिक बच्चों देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। विश्व में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया, यानी जनवरी 1942 में। क्रिप्स दरखास्त के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़ने नहीं चाहती थी तथा हिंदुस्तान को स्वराज्य देने का उसका इरादा नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रही है। ऐसे लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुई। साथ ही गांधी जी ने जनता की निराशा दूर करके एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 की रात्रि में हिंद छोड़ो का प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया। प्रस्ताव के दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह के समय में गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद के साथ ही देश के अग्रगण्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई, जिसमें समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद प्रांतीय और जिला स्तर के कांग्रेस नेताओं को भी पकड़ लिया गया, यानी जो काम करते थे फील्ड के अंदर उनको भी पकड़ लिया गया। गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों के तथा गांवों के एकाएक जोरदार हड़तालें शुरू हुई और गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के लिए मेरी यह अंतिम लड़ाई है और उसके लिए लोग सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। उनका सूत्र था करेंगे या मरेंगे। उसके बच्चों हमें अगला टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे हिंद छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और साथ ही के दौरान की गई हड़ताल, यानी हिंद छोड़ो आंदोलन के समय की गई हड़तालों के विषय में यहाँ पे जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देश को गांवों शहरों के मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, स्त्रियों आदि के इस कार्यक्रम में आगे आकर भाग लिया। साथ ही मजदूरों ने कारखाने में हड़ताल की। जमशेदपुर के लोहे के कारखाने में तथा मुंबई और मद्रास के कपड़ा मिलों में हड़ताल की गई। अहमदाबाद के 75 मिलों के 1,40,000 मजदूरों ने 105 दिन तक हड़ताल रखी। देश भर में शांति और अपूर्व हड़ताल हुई। विद्यालयों कॉलेजों में हड़ताल हुई। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार जो था वो बंद रहा। हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की प्रवृत्तियां। अगला टॉपिक बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के चारों तरफ लोगों का क्रोध जो था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन नीति अपनाने के विरुद्ध शहरों और गांवों के लोगों के टोकिया के द्वारा तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन एवं सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुल, मार्गों, विद्यालयों, कॉलेजों के मकानों, रेलवे स्टेशनों आदि को तोड़ डालने की, संपत्ति लूटने की, आग लगाने की घटनाएं बड़ी संख्या में हुई। रेलवे का बहुत नुकसान हुआ और कुछ क्षेत्रों में लोगों ने बम का भी उपयोग किया। संघर्ष को कुचल डालने में सरकार की असफलता। इस संघर्ष में उम्रता एवं व्यापकता के कारण सामूहिक गिरफ्तारी, भारी दमन नीति से थोड़े समय में सरकार की कुचल डालने की नीति जो है वो असफल हो गई। पूरे देश में जगह जगह बहुत व्यापक मात्रा में संघर्ष का फैलाव, तोड़फोड़ के द्वारा सरकारी व्यवस्था को नहास करने का प्रयास हुआ। 70,000 से भी अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान 538 राउंड गोली चलाई गई, जिसमें 1028 लोगों ने अपना प्राण गंवाए। साथ ही 3200 लोग जो थे वो घायल हो गए। अहमदाबाद और पटना में गोली चलाए जाने की बड़ी संख्या में विद्यार्थी मारे गए। इस संघर्ष में लोगों ने जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक वीरता बताई उसे विश्व के साथ
ब्रिटिश सरकार पर भी ऐसी छाप पड़ी कि अब अधिक समय भारत में तो अपना शासन टिकाए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लोगों ने स्वयंभू आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो शब्द लोगों ने स्वयं स्फूर्ति की घोषणा के रूप में अपनाया। इस सूत्र को डोमिनियन स्टेट्स यानी उपनिवेशिक स्वराज्य का ख्याल अदृश्य हो गया। अब तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए, उसके लिए कटिबद्ध हुए। उसके बाद 5वें वर्ष भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली, यानी 1942 में क्रांतिकारी शुरू हुई, जिसमें 5 साल बाद जो था इतने लोग मरे, उसके बाद 1947 के दिन हमें आज़ादी मिली। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक यहाँ पे हमें दिया गया आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था। 23 जनवरी 1857 के उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस सरकारी वकील थे। माता श्रीमती पार्वती देवी धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। कोलकाता में प्रेसिडेंट कॉलेज में से बहुत अच्छे अंकों से पास करके विशेष अध्याय के लिए इंग्लैंड गए। वहां से बहुत कठिन मानी जानी ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा 4 नंबर से उत्तीर्ण करके वे कोलकाता वापस आए। ऐसा सोचा था कि बंगाली लड़का भविष्य में ब्रिटिश सरकार में वफादार सेवक बनेगा। उसी ने भारत के ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया। साथ ही कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक ओट के द्वारा रंग भेद की नीति एवं भारतीय विद्यार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार और अभिमान के कड़वे अनुभवों में से उनके मस्तिष्क में क्रांति के बीज बो दिए गए। यानी कलकत्ता के कॉलेज के अंदर वहाँ के जो प्रोफेसर जो थे अंग्रेज, उनमें काले गोरे का भेद करने की वजह से मतलब वो जो वहाँ पे लोगों से पक्षपात हुआ, ये सुभाष चंद्र बोस देखकर उनके दिमाग पर एक क्रांति का बोझ मतलब उस समय बोग दिया गया, मतलब ख्याल आ गया। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक रुचि थी। साथ ही भारतीय महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। वे राष्ट्रीय स्वराज दल में जुड़कर 1923 को थोड़े समय में ही युवकों के अति प्रिय नेता बन गए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की लड़ाई में वे आगे थे और कारावास भी उन्होंने भोगा। ईस्वी सन 1938 को मात्र 41 वर्ष की युवावस्था में हरिपुरा यानी सूरत के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होना उनकी लोकप्रियता और योग्यता को घोता के मतलब बताता है। साथ ही तो बच्चों यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और ये हमारे गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस के विचारों का गांधी जी के विचारों के साथ विशेष मेल नहीं बैठने के कारण उनका गांधी जी के साथ मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई। अविरत सभाएं संबोधित करते देश में प्रवास, ब्रिटिशरों के विरुद्ध जनपद जागृत करने का आशय में जगह जगह प्रवास किया। अंत में हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार करके कारावास में बंद कर दिया गया। कब? 1940 के अंदर। कारावास में एक राजनीतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से उन्होंने आमरण मतलब उपवास किया। उनकी तबीयत खराब होने से उन्होंने निवास स्थल पर ही नज़रबंदी रखा गया, परंतु वे पठान का वेश पहनकर कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होकर बर्लिन यानी जर्मनी पहुंचे। 28 मार्च 1942 के दिन जर्मनी में भारतीयों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और बर्लिन रेडियो पर उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध जिहाद करने का अनुरोध किया। जर्मनी में हिटलर के साथ भारत की आज़ादी के विषय में चर्चा 29 मई 1941 को ही उन्होंने पहले रोम और पेरिस की स्वतंत्र भारत से संबंधित सैनिक दल स्थापित किए, जिन्होंने 3000 भारतीयों की भर्ती की। भारत में से भागकर जापान में बसे हुए भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने सभी मंडलों को छोड़ने वाली एक संस्था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक केंद्रीय संस्था स्थापित की। तो बच्चों यहाँ पे एक मार्क्स का सवाल आ सकता है कि केंद्रीय संस्था यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने की। इसका आपको ध्यान रखना है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार करने का निर्णय किया, जिसमें विश्व में अलग अलग देशों से बसने वाले भारतीय जैसे कि मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, ब्रह्मदेश यानी म्यांमार आदि स्थलों में से 100 प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें जापान के हाथ में युद्ध कैदी के रूप में पकड़े गए कैप्टन मोहन सिंह इस परिषद में उपस्थित हुए, जिसमें रास बिहारी बोस चुने गए। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रचित की गई अथवा तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी रास बिहारी के द्वारा मतलब बनाई गई
एक संस्था यानी कह सकते हैं लीग। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। अंग्रेजों की कठोर सुरक्षा को भेद कर यानी जो सुरक्षा थी उसमें धूल झोंककर सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन के द्वारा बर्लिन से चालाकी पूर्वक जापान पहुंचे 1943 में, और एक जोरदार साहस था, ये उनका एक जोरदार साहस था। वहां रासबिहारी बोस ने हिंद मुक्ति के इस फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सर्वोच्च नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को संभालने का आमंत्रण दिया। यह निश्चय किया कि यह फौज मात्र भारतीय सैनिकों और भारतीय अधिकारियों को ही होगी, भारत के मुक्ति के लिए ही लड़ेगी। उन्होंने उसमें जापान और अग्नि एशिया के भारतीय की मदद मिली। जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ मुलाकात की। उसके भारत के पूर्ण स्वराज के लिए सभी प्रकार की सहायता करने का निश्चय किया। जापानी सेना भारत में जैसे तैसे करके आगे बढ़ती, वैसे वैसे काम चलाओ सरकार का वहां गठन करके वहां की व्यवस्था उसे सौंपेगी और जापान उसे मान्यता भी देगा। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र जापान से सिंगापुर गए और वहां सर्वसम्मति से 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया, यानी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। साथ साथ रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA आजाद हिंद फौज के प्रधान पद से स्वेच्छापूर्वक निवृत्ति लेकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में नेतृत्व किया। यानी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को सौंप दिया गया, और जो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की जो पार्टी थी उसे यहाँ पे रासबिहारी को सौंप दिया गया। वहाँ बसने वाले भारतीयों को अपने मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए योग्य और सामर्थ्य नेतृत्व मिला। तब से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का प्यारा नाम यानी लक़ब दे दिया गया। जिस तरह गांधी जी को पिता का नाम दिया गया, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का प्यारा नाम दे दिया गया। नेताजी ने अपने सैनिकों को चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे और जय हिंद का नारा उन्होंने दिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा काम चलाऊ सरकार की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाऊ सरकार की रचना की, जिसमें वे प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। भारत की इस काम चलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा जैसे देशों ने मान्यता दी। इस सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में तिरंगा यहाँ पे ध्वज स्वीकार किया। आय के लिए जापान की सहायता, स्वैच्छिक अनुदान, संपत्ति जो थी उस पर कर लगाना निश्चय किया। नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापू की मुलाकात लेकर इन टापुओं को क्रमशः शहीद और स्वराज्य नाम दिया। अंतिम दौर और सुभाष चंद्र बाबू का बलिदान। मई 1944 में नेताजी के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगून, फ्रोम, कोहिमा, वर्तमान नागालैंड की राजधानी जो है वो और आदि प्रदेश को अधिकार में ले लिया। इसके उपरांत इम्फाल यानी मणिपुर की राजधानी जो है वो उसे भी जीत लिया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय के काल में ब्रिटेन की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा, जिसमें जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डालने से जापान ने शरणागति स्वीकार की, जिसमें नेताजी को जापान की ओर से मिलने वाली सहायता जो थी वो बंद हो गई। यानी बच्चों कह सकते हैं जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था तब अमेरिका ने ब्रिटेन का साथ दिया, जिसमें जापान के जो 2 बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने अणुबम फेंक दिए, जिससे वहाँ के जो जापान जो था उसे शरणागति स्वीकार करनी पड़ी, जिससे भारत को मिलने वाली जापान से जो सुविधा जो थी वो बंद हो गई। तदुपरांत ब्रिटेन की हवाई जहाज़ों के आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति खराब हो गई। नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा बैंकॉक जो है वो साइगोन फार्मेशा द्वीप के तरपई विमान केंद्र पर पहुंचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने से 18 अगस्त 1945 हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू का अवसान विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक अनसुलझा यहाँ पर एक रहस्य जो है वो बना हुआ है कि उनकी मौत जो है वो विमान से हुई या किसी और कारण से हुई, ये रहस्य बना हुआ है। यानी बच्चों कह सकते हैं यानी उस समय अगर अमेरिका जो है वो अगर साथ नहीं देता अंग्रेज का ब्रिटिश का, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस उस समय नहीं मरते और साथ ही भारत को आज़ादी पहले मिल गई होती। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सेनापतियों पर राजद्रोह का केस चलाया गया। भूला शाही देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े,
परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों को सजा दी, जिसका प्रचंड लोक विरोध होने के वापस लेना पड़ा। और इस घटना से मुंबई के नौका विद्रोह 1946 के कारण अंग्रेजों ने भारत को स्वराज्य देने की चर्चा शुरू हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के घोषणा के अनुसार 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की समस्त सत्ता सौंपकर जून 1948 तक वहां से फिदा होगी। फिर बच्चों यहाँ पर एक मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ब्रिटेन के जो उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मतलब इटली की घोषणा के अनुसार 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन आयोजित किया गया, जिसके अनुसार भारत सरकार को समस्त सत्ता यानी पूरे भारत की जो सत्ता जो थी वो सौंप कर जून 1948 को वहाँ से विदा होगी। इसी के दौरान भारत का वाइसराय के रूप में वेवल की जगह पर माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। उस समय भारत में हुए दंगों के कारण देश के स्थिति जो थी वो अत्यंत ही मतलब यहाँ पे करुण बन गई, मतलब बहुत ही कमजोर हो गई। साथ ही संविधान सभा की रचना के लिए जुलाई 1946 में चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप लीग में पाकिस्तान के लिए प्रबल मांग बढ़ी और सरकार पर दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया गया। इसे पूरे भारत में कौमी दंगे होने लगे। यह देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुस्लिम लीग और जिन्ना का हत्याग्रह 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ। लीग ने 31 जनवरी 1947 पाकिस्तान प्राप्ति के लिए उग्र कार्यक्रम का आग्रह के कारण भारत के विभाजन स्वीकार करने की परिस्थिति जो थी वो पैदा हो गई। इन संजोगों में माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार को समझाया कि अनेक स्वायत्त और विरोधी इकाई वाले निर्बल केंद्र के अपेक्षा पूर्वक केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा, यानी विभाजन होने से भारत में शांति बनी रहेगी। नेताओं को यह तर्क उचित लगा। उन्होंने नेहरू और सरदार गांधी जी के साथ परामर्श किया। गांधी जी ने विवश होकर भारत के विभाजन को भारी मन से स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना, जून 1947 और भारत का विभाजन। वाइसराय माउंटबेटन ने अपना स्थान संभाल लिया 24 मार्च 1947 को। उनके मतानुसार भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई प्रत्यक्षदर्शी नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार करने का आग्रह किया। इस तरह इन संयोजनों में लंबी चर्चा और विचार परामर्श के अंत में 3 जून 1947 वाइसराय माउंटबेटन ने अखंड भारत के 2 भाग करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यानी माउंटबेटन योजना अर्थात क्या, इंडिया और पाकिस्तान मतलब इंडिया के 2 भाग में विभाजित करना, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने जो फिगर देखा आपने, वो माउंटबेटन योजना की बैठक की फोटो है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया, जबकि वाइसराय माउंटबेटन ने पंजाब बंगाल के हिंदू बहुलीय विस्तारों को भारत के साथ, मुस्लिम बहुल विस्तारों को पाकिस्तान के साथ तथा वायव्य सीमा प्रांत बलूचिस्तान और शिलहट क्षेत्रों को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का निर्णय को स्वीकृति दी गई। हिंद स्वतंत्रता कानून, जुलाई 1947। वाइसराय माउंटबेटन की योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंद स्वतंत्रता कानून जुलाई 1947 को पारित किया गया। इस कानून के अनुसार भारतीय संघ में प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को और पाकिस्तान के नवाब जिन्ना को चुना गया। इस कानून से भारत की पराधीनता समाप्त हुई, इसलिए गांधी जी को इस धारा को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को दिया गया एकमात्र उत्तम और श्रेष्ठतर कानून कहते हैं गांधी जी। ब्रिटिश सरकार के अंतिम वाइसराय माउंटबेटन के द्वारा सत्ता सौंपने की कार्यवाही की शुरुआत नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित की गई, जो 14 अगस्त 1947 के मध्य आधी रात्रि को शुरू की गई थी। ध्वज स्तंभ पर इंग्लैंड का राष्ट्र ध्वज यूनियन जैक नीचे उतारा गया और भारत का तिरंगा यानी 3 रंगों वाला जो तिरंगा है, इंडियन फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए हुए चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को सौंपा एवं सत्ता हस्तांतरण की सारी कार्यवाही पूरी की। समग्र वातावरण
हर्षोल्लास के साथ लहरों में गूंज उठा और 15 अगस्त 1947 का सुंदर प्रभाव यहाँ पे उदित हुआ यानी देखने को मिला। समस्त भारत की जनता में आनंद और उल्लास के प्रथम स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया गया। जगह जगह पर तोरण बांधे गए, विद्यालयों में मिठाइयां बांटी गई और साथ ही प्रतिज्ञा पूरी होने से राहत अनुभव किया। परंतु महात्मा गांधी हिंद विभाजन से दुखी होने से वे गहरे शोक एवं चिंतन में डूबे हुए थे। यानी इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन होने से गांधी जो थे वो क्या मतलब यहाँ पे शोक में डूबे हुए थे। अगला टॉपिक बच्चों हमें यहाँ पे दिया गया है स्वतंत्र भारत और उसके समक्ष तत्कालीन समस्या। माउंटबेटन योजना और हिंद स्वराज धारा यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की विभाजित स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तान के इन दो स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए सैनिकों की व्यवस्था, संपत्ति संबंधी समस्या, लेन देन के हिसाब, निराश्रित की समस्या, सार्वजनिक सेवाएं, उनके लिए अधिकारों एवं प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के उपरांत छठा भारत के पश्चिम में स्थित पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी तरफ की पूर्वी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित करने आदि मुख्य समस्याओं का निराकरण भी करना था। ये इनके लिए बहुत समस्या थी आज़ादी के बाद की। इन परिस्थितियों के निराकरण के लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के दो मिलकर 5 प्रतिनिधियों को यहाँ पे मतलब समिति में नियुक्त किया गया। इस समिति में ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संबंधी प्रश्नों के जानकर विशेषज्ञ अलग अलग समिति नियुक्त की गई और मतभेद की स्थिति में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के एक प्रतिनिधियों से बना पंचायती आयोग में फैसला दे और उसे अंतिम मानने को दोनों देशों ने स्वीकार किया। भारतीय सेना के सेनापति ने सेना और सैन्य सामग्री का विभाजन पूरा करने पर फरवरी 1948 में ब्रिटिश सरकार ने भारत से विदा लिया और सैनिक और न्यायिक प्रशासनिक आदि सेवा करने वाले अधिकारियों को भारत पाकिस्तान विकल्प स्वीकार करने तथा उससे संबंधित वेतन भत्ता नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाया। भारत और पाकिस्तान को छोड़कर आने वाले निर्वासित नगरों उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय आदि समस्या को धैर्य और कुशलता पूर्वक हल किया गया। भारत में 562 देसी रजवाड़ों को स्वतंत्र भारत संघर्ष में जोड़ने का भगीरथ प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय और लौह मनोबल एवं कूटनीतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल किया। फिर भी विभाजन के कारण हुए कौमी दंगे का प्रभाव, महात्मा गांधी की हत्या का आघात, स्वतंत्र भारत को सुशासन देकर स्वावलंबी बनाना, कृषि क्षेत्र की कमजोर स्थिति, देश में शांति एवं सुलह का वातावरण तैयार करना, देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा जैसे प्रश्नों का आदि विषयों के निराकरण के लिए दीर्घकालीन आयोजन जो था वो बहुत ही आवश्यक बना। तो यहाँ अब हमने बच्चों देखा कि कौन कौन से सत्याग्रह किए गए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, ऐसे कितने लोगों ने जान भी गंवाई। तो बच्चों यहाँ पे एक पहला सवाल आता है इम्पोर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और इस आंदोलन की विविध घटनाएं बताइए। साथ ही बच्चों यहाँ पे साइमन कमीशन, पूर्व स्वराज की मांग, दांडी कूच, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बारे में क्वेश्चन 2 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आज़ाद हिंद फौज की तरह भारत को दिलाने के लिए किए गए प्रयत्न के विषय में समझाइए। तो बच्चों आपको जो सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे क्वेश्चन राइट कर लेने हैं अपने सोशल साइंस की नोटबुक में। आशा है आप सभी बच्चों को ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।